गुड इवनिंग बच्चों। कल जो हम लोग वीडियो डाले थे है ना, मॉडल सेट पेपर 11th अकाउंटेंसी का 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 11 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो 11 में पढ़ते हैं उनको ये शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली उनके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि बैलेंस शीट ऑलवेज, है ना, बैलेंस ऑफ एसेट इज ऑलवेज, है ना, एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है। ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिए, जब आप लोग ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़े थे, जब आप लोग ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़े थे तो उसमें कुछ चीजों को डेबिट साइड में लिखते थे, यानी हम लोग बोलते थे डेबिट बैलेंस, और कुछ चीजों का क्रेडिट बैलेंस होता था। ठीक है। तो किन किन चीजों का डेबिट बैलेंस होता था हम आपको याद दिला दें, एसेट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस का जो बैलेंस होता था वो डेबिट बैलेंस होता था। और क्रेडिट बैलेंस किसका होता था, लाइबिलिटीज, ठीक है, इनकम और गेन, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता था। ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ठीक है। तो डेबिट बैलेंस किसका होता है बच्चों, डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, एक्सपेंसेस का और लॉसेस का। और क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, इनकम का और गेन का। तो यहाँ पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, तो बता ही दिया मैंने, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। याद रखना है क्या, ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ते समय हम लोग बैलेंस के बारे में पढ़े थे। एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस डेबिट, इनकम, गेन्स और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, तो डेफिनेटली एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, है ना। यहाँ डेप्रिसिएशन इज, है ना, एक्सपेंसेस है, प्रोविजन है, इनकम है, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर है बच्चों, डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोविजन है, प्रावधान है। ठीक है। एक्सपेंसेस नहीं है। देखो एक्चुअल क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं वो एक्चुअल में कोई खर्चा हुआ नहीं है ना, हम प्रावधान करते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास एक कार है, ठीक है ना। तो कार है, तो कार का वैल्यू, जब हम कार को यूज कर रहे हैं, रेगुलर हम कार को यूज कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू जो हो रहा है कार का, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरा सवाल है कि जब कार का वैल्यू घट रहा है तो क्या इसके लिए हमको किसी को पैसा देना पड़ रहा है, किसी से पैसा मिल रहा है, जी नहीं। ठीक है। ऐसा है कि फिजिकली कोई पैसा आपको देने का जरूरत नहीं है ना। ठीक है। सिर्फ वैल्यू कम हो रहा है, और वैल्यू कम हो रहा है, आपको देना नहीं पड़ रहा। अगर देना पड़ता तो आप उसको बोल देते कि एक्सपेंसेस है ना। यहाँ देना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग डेप्रेशन को एक्सपेंसेस नहीं बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोविजन। तो डेप्रेशन क्या है बच्चों, तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा प्रोविजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोविजन। एक्सपेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि इतना अमाउंट हमको किसी को पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तीसरा, 13 नंबर मतलब क्वेश्चन, 13 नंबर क्या बोलता है कि अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी का दूसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी है ना। और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना, जिसको जिसको रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखो दोनों में क्या होता है कि दोनों में डेप्रिसिएशन कैसे होता है, जैसे मान लो एक मशीन 1 लाख रुपए का है और हर साल 10% डेप्रेशन करना है, तो पहला साल कितना डेप्रेशन होगा, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो कितना हो गया, 10,000। ठीक है। तो कितना बच गया हमारा, ये 10% किसका निकाला हम लोगों ने, 1 लाख का निकाला, है ना। ठीक है। 10% तो कितना हो गया, 10,000। तो बैलेंस कितना बच गया, 90,000। फिर दूसरा साल डिप्रेशन कितना होगा, फिर 1 लाख का 10% होगा। इस इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा जो नया वाला प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस जितने में खरीदाया है उसी का निकलता है। तो इस बार भी आपका 1 लाख का 10% होगा, यानी कितना होगा, 10,000। फिर कितना बच गया, 80। तीसरी बार कितना डिप्रेशन होगा, फिर 1 लाख का 10%, यानी कितना होगा, 10,000।
तो पहले मेथड में क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा जो 10% डेप्रिसिएशन निकालना है वो ओरिजिनल प्राइस का हो रहा है, जितने में वो खरीदाया था उस प्राइस का हो रहा है। मतलब हमेशा 1 लाख का, तो 1 लाख का 10%, 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पूछ रहा है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होता है, गोज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। अरे तुम ही देख लो ना बच्चा, पहला साल भी डेप्रिसिएशन 10,000 हुआ है ना, पहला भी साल भी डिप्रेशन 10,000 हुआ, दूसरा साल भी डिप्रेशन क्या है 10,000 है, तीसरा साल भी डिप्रेशन क्या है 10,000। क्यों? क्योंकि 10% हमेशा नए वाले प्राइस का निकल रहा है। तो हम लोग क्यों ना बोले कि यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रेशन का अमाउंट जो है हर साल वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर सर यही अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बोलता तो तब ऐसे होता, 1 लाख का मशीन है, पहला साल 10% डिप्रेशन हुआ, 1 लाख का 10% कितना, 10,000, ठीक है ना। तो हमारा बैलेंस कितना बच गया, 90,000। अब दूसरा साल ना जो बचा है उस पर डिप्रेशन होता है, तो अब 90,000 का 10% डिप्रेशन होगा, यानी कितना, 9,000, कितना बच जाएगा, 81,000। अब 81,000 का 10% होगा, कितना हो जाएगा, 8100, है ना। अब इस मेथड में अगर आते हो, कौन से मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, तो पहला साल डिप्रेशन का अमाउंट कितना था, 10, दूसरा साल में कितना था, 9, और तीसरा साल क्या हो गया, 8,100। तो पहला साल का डिप्रेशन 10,000 हो गया, दूसरा साल का कितना हो गया, 9,000, है ना, तीसरा साल का कितना हो गया, 8,100। कौन से मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू में, है ना, ठीक है। तो इस अगर रिटर्न डाउन में पूछता, हालांकि यहाँ पूछा फिक्स्ड में है, ध्यान समझिएगा, दोनों मेथड में आप लोग देख लेना। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल डिप्रेशन कितना हुआ, 10,000, 10,000, 10,000, यही ना हुआ। और अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो पहला साल डिप्रेशन कितना हुआ, 10,000, दूसरा साल कितना हो गया, 9,000, तीसरे साल कितना हो गया, 8,100, है ना। तो आप देख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में पूछा था कि क्या हुआ, तो कांस्टेंट हुआ सर, हर साल 10 10 10 है। अच्छा पूछता था कि डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या होगा, तो डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, 10 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8,100 हुआ, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में पूछा है तो आंसर होगा कांस्टेंट, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बोला तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा अगला सवाल बोल रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड, है ना, जमीन का यूजफुल लाइफ कितना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जमीन का यूजफुल लाइफ अनंत काल तक है, कोई लिमिटेड है लाइफ क्या, है ना। जमीन ऐसा थोड़े घिस रहा है, पुराना हो रहा है, एक दिन जमीन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जमीन का यूजफुल लाइफ क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो गया, असीमित, है ना। लाइफ ऑफ द लैंड क्या है आपका, अनलिमिटेड है, असीमित है। हाँ लेकिन अगर बोल देता कार का लाइफ क्या हुआ, तो बोल देते लिमिटेड है ना, ठीक है। बिल्डिंग का लाइफ क्या हुआ, तो लिमिटेड है। मशीन का लाइफ क्या हुआ, तो लिमिटेड हो गया। लेकिन लैंड का लाइफ क्या है हमारा, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड, है ना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग, कल ही जो हम लोग लास्ट वीडियो डाले थे 1 से लेकर 10 क्वेश्चन में, उसी में हम आपको बता दिए थे कि डबल एंट्री सिस्टम के किसने बनाया था, उन्होंने एक लुकास पेसोली ने लिखा था, ये बात पहले ही बताया जा चुका है ना, ठीक है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के फाउंडर कौन है, इन्वेंटर कौन है, कौन इन्वेंट किए, तो लुकास पेसोली में डबल अकाउंटिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अकाउंटिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, है ना, बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस। देखिए गोइंग कंसर्न हम बताया था ना कि अकाउंटिंग के एजम्पशन में एक एजम्पशन का नाम बताया था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के बारे में क्या बताए थे, गोइंग कंसर्न का अर्थ ये है कि बिजनेस का जो है अनलिमिटेड लाइफ होगा, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, अनलिमिटेड लाइफ है, मतलब नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, ऐसा माना जाता है ना, ठीक है। गोइंग कंसर्न में तो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंट, बिजनेस एंटिटी का अस्तित्व कब तक रहेगा, है ना। तो भैया कब तक रहेगा, इनडिफिनिट पीरियड, है ना, ठीक है। देखिए अनिश्चित काल तक रहेगा, परमानेंट पीरियड तक है, अस्थायी रूप से रहेगा, टेम्पोररी पीरियड रहेगा, डिफिनिट पीरियड रहेगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इनडिफिनिट पीरियड, क्योंकि गोइंग कंसर्न यही कह रहा है कि नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, मतलब अनंत काल तक रहेगा, इनडिफिनिट पीरियड तक रहेगा, है ना। तो इसका आंसर होगा क्या, इनडिफिनिट पीरियड, ठीक है। अच्छा बैंक कौन सा अकाउंट है भाई, बैंक कौन सा अकाउंट है, तो सर बैंक जो है ना पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, देखिए हमने क्या बताया था, पर्सनल, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। समझने के लिए बात समझिए, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है बच्चा लोग, ठीक है, कि कोई पर्सन से रिलेटेड चीजों को पर्सनल अकाउंट में दिखाया जाता है ना। अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन इज कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। जैसे देखिए ध्यान सुनिएगा, जैसे राम पर्सनल अकाउंट हो गया,
मोहन पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। बैंक भी पर्सनल अकाउंट हो, क्योंकि बैंक अकाउंट किसका होता है, बैंक अकाउंट किसका होता है, किसी पर्सन का ही होता है। कैपिटल भी एक तरह से क्या हो गया, मतलब पर्सन से जुड़ा हुआ अकाउंट को क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट, है ना। और कोई एसेट रहेगा तो उसको क्या बोल दीजिएगा आप लोग, रियल, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब रियल में हो जाएगा। एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम गेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं ना, ठीक है। तो बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक अकाउंट किसी पर्सन का ही होता है ना। तो ये पर्सन से जुड़ा अकाउंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, नो जर्नल एंट्री मेड, है ना। किस चीज के लिए जर्नल एंट्री नहीं होता है, देखो, तो आप लोग पढ़े थे जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, कैश डिस्काउंट का तो एंट्री होता है। और मतलब सीधा सा आंसर इसका सिंपल सा है कि किसका एंट्री नहीं होता, तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट अमाउंट में घटा के दिखा दिया जाता है ना। जैसे मान लो हम लोग बोले कि गुड्स जो है इसका लिस्ट प्राइस 5,000 था, सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन कैश, है ना। गुड्स इसका लिस्ट प्राइस कितना है, 5,000 का है, हमने उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट पर कैसे बेचा, नगद बेचा। तो गुड्स बेचने के लिए एंट्री क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े हैं सब लोग कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स होता है गुड्स बेचने के लिए। तो कितना एंट्री में लिखाएगा, 5,000 लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट 10% बोला है, तो 10% 500 माइनस करके 4500, और डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री कितना दिखाते हैं, 4500। तो आपने क्या देखा कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसके लिए जनरल एंट्री में कुछ लिखा नहीं गया, डायरेक्ट सिर्फ अमाउंट लिखा के माइनस करके दिखा दिया। तो किसका जनरल एंट्री नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई जनरल एंट्री नहीं होता है बच्चों, है ना। आगे बढ़िएगा, when total of trial balance not reconciliated the account open, देखो अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस, इधर डेबिट में लिखे और इधर क्रेडिट में लिखे, और दोनों साइड अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या लिख के बराबर करते थे, तो हम लोग सर याद कीजिए सस्पेंस लिख के बराबर करते थे। क्या लिख के बराबर करते थे, सस्पेंस। याद है ट्रायल बैलेंस में हम लोग कि डिफरेंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट जो है उसको हम लोग सस्पेंस नाम से डिनोट करते थे। तो वही बोल रहा है कि कि when the total of trial balance is not reconciled, मतलब reconcile मतलब बराबर नहीं हुआ, the account open to the just क्या बोला जाता है, कौन सा अकाउंट खोला जाता है, तो आंसर होगा इसका कौन सा, भूल चूक खाता, यानी सस्पेंस अकाउंट, है ना, ठीक है। अच्छा, लास्ट अकाउंट, लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, रिजर्व क्रिएटेड ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है, नॉर्मल वाले प्रॉफिट से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जनरल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग जनरल रिजर्व। अगर बोल देता कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से तो कैपिटल रिजर्व बोला जाएगा, है ना, ठीक है। तो जनरल, है ना, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, नॉर्मल, जनरल, नॉर्मल, साधारण लाभ से जो प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग जनरल रिजर्व के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस कर दिया है, कल फिर हम लोग 21 से लेके 30 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।